नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी और आप सबको पता ही है कि आजकल मैं आप सबको सुना रही हूँ डॉक्टर धनवीर भारती का लिखा हुआ लघु उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा। अभी तक आप उपन्यास के 6 भाग सुन चुके हैं। जैसे 6 भाग में जो मैंने सुनाया उसका मैं एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ यहाँ पर कि ये कहानी नैरेटिव फॉर्म में लिखी गई है, यानी कहानी उपन्यास में एक पात्र है मानिक मुल्ला जो कहानियां सुनाते हैं लेखक और उनके दोस्तों को। मानिक मुल्ला अपनी 2 कहानी सुना चुके हैं। उसमें दोनों कहानियों में जो मुख्य पात्र थे वो थे जमुना और तन्ना की प्रेम कहानी, अधूरी और निष्कर्षवादी प्रेम कहानी लेखक के शब्दों में कहें तो। और ये दूसरी कहानी जो शुरू करते हैं सुनाना मानिक मुल्ला, इस कहानी का शीर्षक लिखा है लेखक ने मालवा की युवरानी देवसेना की कहानी। इस कहानी का आधा भाग मैं सुना चुकी हूँ, भाग 6 में आप लोगों से, जिसमें कहानी शुरू होती है और एक लड़की नजर आती है। इस कहानी में एक युवती की कहानी शुरू होती है। अब आगे सुनिए। श्याम ने धुंधलके का सुरमई दुपट्टा ओढ़ लिया। वो चुपचाप वहीं बैठी रही, बेले की बनी हुई कला प्रतिमा की तरह। निगाहों में रह रह कर नरगिस उदास और लजीली नरगिस झूम जाती थी। कहिए जनाब। मानिक ने प्रवेश किया तो वो उठी और चुपचाप लाइट ऑन कर दी। मानिक मुल्ला ने उसकी खिन्न मनस्थिति, उसका अश्रुसिक्त मौन देखा तो रुक गए और गंभीर होकर बोले, क्या हुआ लिली? लिली, क्या हुआ लिली? कुछ नहीं, लड़की ने हंसने का प्रयास करते हुए कहा, मगर आंखें डबडबा आईं और वो मानिक मुल्ला के पांव के पास बैठ गई। मानिक ने उसके बूंदों में उलझी एक सूखी लट को सुलझाते हुए कहा, तो नहीं बताओगी लिली? हम कभी छिपाते हैं तुमसे कोई बात? लिली ने कहा। नहीं, अब तक तो नहीं छिपाती थी, पर आज से छिपाने लगी हो। नहीं, सच में कोई बात नहीं है। लड़की ने, जिसका नाम लीला था, लिली नाम से पुकारी जाती थी, मानिक के कमीज के कांच के बटन खोलते और बंद करते हुए कहा, अच्छा मत बताओ, हम भी अब तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। मानिक ने उठने का उपक्रम करते हुए कहा। तो चले कहाँ? वो मानिक के कंधे पर झुक गई। बताती तो हूँ। तो बताओ। लिली थोड़ा झेप गई और फिर उसने मानिक की हथेली अपनी सूजी पलकों पर रखकर कहा, हुआ ऐसा कि आज देवदास देखने गए थे। कम्मो भी साथ थी। खैर, उसकी समझ में तो आई नहीं। मुझे पता नहीं कैसा कैसा लगने लगा। मानिक, क्या होगा बताओ? अभी तो एक दिन तुम नहीं आते हो तो ना खाना अच्छा लगता है ना पढ़ना। फिर महीनों महीनों तुम्हें नहीं देख पाएंगे। सच, वैसे चाहे जितना हंसते रहो बोलते रहो, पर जहां इस बात का ध्यान आया कि मन को जैसे पाला मार जाता है। मानिक कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों में एक करुण व्यथा झलक आई और दोनों चुपचाप बैठे रहे। आंधी आ गई थी। मेज के नीचे सिनेमा के 2 आधे फटे हुए टिकट आंधी की वजह से तमाम कमरे में घायल तितलियों की जोड़ी की तरह इधर उधर उड़कर दीवारों से टकरा रहे थे। मानिक के पांव पर टप से एक गर्म आंसू चूह पड़ा तो उन्होंने चौंक कर देखा, लिली की पलकों में आंसू झलक रहे थे। उन्होंने हाथ पकड़कर लिली को पास खींच लिया और उसे सामने बिठाकर उसके 2 नन्हे उजले कबूतरों जैसे पांव पर उंगली से धारियां खींचते हुए बोले, छी, ये सब रोना धोना हमारी लिली को शोभा नहीं देता। ये सब कमजोरी है, मन का मोह है और कुछ नहीं। तुम जानती हो कि मेरे मन में कभी तुम्हारे लिए मोह नहीं रहा। तुम्हारे मन में मेरे लिए कभी अधिकार की भावना नहीं रही। अगर हम दोनों जीवन में एक दूसरे के निकट आए तो भी तो इसलिए कि हमारी अधूरी आत्माएं एक दूसरे को पूर्ण बनाएं, एक दूसरे को बल दें, प्रकाश दें, प्रेरणा दें। और दुनिया की कोई भी ताकत कभी हमसे हमारी इस पवित्रता को नहीं छीन सकती।
मैं जानता हूँ कि तमाम जीवन में जहाँ कहीं भी रहूंगा, जिन भी परिस्थितियों में रहूंगा, तुम्हारा प्यार मुझे बल देता रहेगा। फिर तुम में इतनी अस्थिरता क्यों आ रही है? इसका मतलब ये है कि पता नहीं मुझ में कौन सी कमी है कि मैं तुम्हें वो आस्था नहीं दे पा रहा हूँ। लिली ने आंसू डूबी निगाहें उठाई और कायरता से मानिक की ओर देखा, जिसका अर्थ था, ऐसा ना कहो, मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ है तुम्हारा ही तो दिया हुआ है। पर लिली ने ये शब्दों से नहीं कहा, निगाहों से कह दिया। मानिक ने धीरे से उसी के आंचल से उसके आंसू पोंछ दिए। बोले, जाओ मुंह धो आओ। चलो। लिली मुंह धोकर आ गई। मानिक बैठे हुए रेडियो की सुई इस तरह घुमा रहे थे कि कभी झम से दिल्ली बज उठता था तो कभी लखनऊ की दो एक अस्फुट संगीत लहरी सुनाई पड़ जाती थी, कभी नागपुर, कभी कलकत्ता। इलाहाबाद में सौभाग्य से तब तक रेडियो स्टेशन था ही नहीं। लिली चुपचाप बैठी रही, फिर उठकर उसने रेडियो ऑफ कर दिया और आकुल आग्रह भरे स्वर में बोली, मानिक कुछ बात करो ना, मन बड़ा घबरा रहा है। मानिक हंसे और बोले, अच्छा आओ बात करें, पर हमारी लिली जितनी अच्छी बात कर लेती है उतनी मैं थोड़ी ही कर पाता हूँ। लेकिन खैर, तो तुम्हारी कम्मों की समझ में तस्वीर नहीं आई? कम्मो बड़ी कुंद जहन है, लेकिन कोशिश हमेशा यही करती है कि सब काम में टांग अड़ाए। हाँ तो तुम्हारे जमुना से तो अच्छी ही है। जमुना के जिक्र पर मानिक को हंसी आ गई और फिर आग्रह से, बेहद दुलार और बेहद नशे से लिली की ओर देखते हुए बोले, लिली तुमने स्कंदगुप्त खत्म कर डाली? हाँ। कैसी लगी? लिली ने सिर हिलाकर बताया कि बहुत अच्छी लगी। मानिक ने धीरे से लिली का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसकी रेखाओं पर अपने कांपते हुए हाथ रखकर बोले, मैं चाहता हूं कि मेरी लिली उतनी ही पवित्र, उतनी ही सूक्ष्म, उतनी ही दृढ़ बने जितनी देवसेना थी। तो लिली वैसे ही बनेगी ना? किसी मानवोपरी देवताओं के संगीत से मुग्ध भोली हिरनी की तरह लिली ने एक क्षण मानिक को ओर देखा और उनकी हथेलियों में मुंह छिपा लिया। बाहर जामुनी बदलियों ने एक हल्की फुहार बिखेरी और नम सौंधी हवा का एक झोंका लिली की बल खाती हुई वेणी को झकझोर गया। अरे वाह, उधर देखो लिली। मानिक ने दोनों हाथों से लिली का मुंह कमल के फूल की तरह उठाते हुए कहा। बाहर गली की बिजली पता नहीं क्यों नहीं जल रही थी, लेकिन रह रहकर बैंजनी रंग की बिजलियां चमक जाती थीं और लंबी पतली गली, दोनों ओर के पक्के मकान, उनके खाली चबूतरे, बंद खिड़कियां, सूने बारजे, उदास छतें उन बैंजनी बिजलियों में जाने कैसे जादू के से रहस्यमय से लग रहे थे। बिजली चमकते ही अंधेरा चीर कर वे खिड़की से दीख पड़ते और फिर सहसा अंधकार में विलीन हो जाते और उस बीच के क्षण में उनकी दीवारों पर तड़पती हुई बिजली की बैंजनी रोशनी लपलपाती रहती। बारजों की कोरों से पानी की धारें गिरती रहती। खंभे और बिजली के तार कांपते रहते। हवाओं में बूंदों की झालरें लहराती रहती। सारा वातावरण मानो बिजली के एक क्षीण आघात से कांप रहा था, डोल रहा था। एक तेज हवा का झोंका आया और खिड़की के पास खड़ी लिली बौछार से भीग गई और भौहों से माथे से बूंदे पोंछती हुई हटी तो मानिक बोले, लिली वही खड़ी रहो खिड़की के पास। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बूंदे मत पूछो। और लिली, ये एक लट तुम्हारी भीग कर झूल आई है, कितनी अच्छी लग रही है ना? लिली कभी चुपचाप लजाती हुई खिड़की के बाहर, कभी लजाती हुई अंदर मानिक की ओर देखती हुई बौछार में खड़ी रही। जब बिजलियां चमकती तो ऐसा लगता जैसे प्रकाश के झरने में कांपता हुआ नील कमल। पहले माथा भीगा। लिली ने पूछा, हटे? मानिक बोले, नहीं नहीं अभी नहीं। माथे से पानी गर्दन पर आया, बूंदें उसकी गले में पड़ी सुनहरी मटर माला को चूमती हुई नीचे उतरने लगी तो वो सिहर उठी। सर्दी लग रही है? मानिक ने पूछा। एक अजब से अल्लड़ आत्मसमर्पण के स्वर में लिली बोली, नहीं सर्दी नहीं लग रही है, लेकिन तुम बड़े पागल हो। हूं तो नहीं, पर कभी कभी हो जाता हूँ।
लिली एक अंग्रेजी की कविता है, अ लिली गर्ल नॉट मेड फॉर दिस वर्ल्ड्स पेन। एक फूल सी लड़की जो दुनिया के दुख दर्द के लिए नहीं बनी। लिली, ये कवि तुम्हें जानता था क्या? लिली, तुम्हारा नाम तक लिख दिया है। हमें तो जरूर जानता था, तुम्हें भी रोज एक नई बात सूझती रहती है। नहीं, देखो उसने यहाँ तक तो लिखा है, एंड लॉन्गिंग आईज हाफ वेल्ड विद slumberous tears like bluest water shone through mists of rain। लालसा भरी निगाहें उनिंदे आंसुओं से आच्छादित जैसे पानी की बौछार में धुंधली दिखने वाली नील झील। सहसा तड़प कर दूर कहीं बिजली गिरी और लिली चौंक कर भागी और बदहवास मानिक के पास आ गिरी। 2 पल तक बिजली की दिल दहला देने वाली आवाज गूंजती रही और लिली सहमी हुई गौरैया की तरह मानिक की बाहों के घेरे में खड़ी रही। फिर उसने आंखें खोली और झुककर मानिक के पांवों पर 2 गर्म होंठ रख दिए। मानिक की आंखों में आंसू आ गए। बाहर बारिश धीमी पड़ गई थी, सिर्फ छज्जों से खपरेलों से टप टप कर बूंदें चू रही थी। हल्के हल्के बादल अंधेरे में उड़े जा रहे थे। सुबह लिली जागी, लेकिन नहीं, जागी नहीं। लिली को रात भर नींद आई ही नहीं थी। उसे पता नहीं कब माँ ने खाने के लिए जगाया, उसने कब मना कर दिया, कब और किसने उसे पलंग पर लिटाया। उसे सिर्फ इतना याद है कि रात भर वो पता नहीं किसके पांव पर सिर रखकर रोती रही। तकिया आंसुओं से भीग गया था, आंखें सूज आई थी। कम्मो सुबह ही आ गई थी। आज लिली को जेवर पहनाए जाने वाला था। शाम को 7 बजे लोग आने वाले थे। सास तो थी ही नहीं, ससुर आने वाले थे और कम्मो जो लिली की घनिष्ठ मित्र थी, पर उस घर को सजाने और लिली को सजाने का पूरा भार था उस पर। और लिली थी कि कम्मो के कंधे पर सिर रखकर इस तरह बिलखती थी कि कुछ पूछो ही मत। कम्मो बड़ी यथार्थवादिनी, बड़ी ही अभावुक लड़की थी। उसने इतनी सहेलियों की शादियां होते देखी थी, पर लिली की तरह बिना बात के बिलख बिलख कर रोते किसी को नहीं देखा था। जब विदा होने लगे तो उस समय तो रोना ठीक है, पर वरना 4 बड़ी बूढ़ियां कहने लगती हैं, देखो आजकल की लड़कियां हया शर्म धो के पी गई हैं, कैसी ऊंट सी गर्दन उठाए ससुराल चली जा रही है। अरे हम लोग थे कि रोते रोते बोर हो गई थी, और जब हाथ पांव पकड़ के भैया ने डोली में ढकेल दिया था तो बैठे थे, और एक ये हैं आदि आदि। लेकिन इस तरह रोने से क्या फायदा, और वो तब भी जब माँ या और लोग सामने ना हो। सामने रोए तो एक बात भी है। बहरहाल कम्मो बिगड़ती रही और लिली के आंसू थमते ही ना थे। कम्मो ने काम बहुत जल्दी में निपटा लिया, लेकिन वो घर में कह आई थी कि वो दिन भर वहीं रहेगी। कम्मो ठहरी घूमने फिरने वाली कामकाजी लड़की। उसे ख्याल आया कि उसे एलनगंज जाना है और वहां से अपनी कढ़ाई की किताबें वगैरह वापस लानी है। और फिर उसे एक क्षण चैन नहीं पड़ा। उसने लिली की माँ से पूछा, जल्दी से लिली को मार पीट कर जबरदस्ती तैयार किया और दोनों सखियां चल पड़ी। बादल छाए हुए थे और मौसम बहुत ही सुहावना था। सड़कों पर जगह जगह पानी जमा था जिसमें चिड़ियां नहा रही थी। एलनगंज में अपना काम निपटा कर दोनों पैदल टहलने चल दी। थोड़ी ही दूर आगे बांध था, जिसके नीचे से एक पुरानी रेल की लाइन गई थी जो अब बंद पड़ी थी। लाइनों के बीच में घास उगाई थी और बारिश के बाद घास में लाल हीरों की तरह जगमगाती हुई बीर बहुटियां रेंग रही थी। दोनों सखियां वहीं बैठ गईं। एक बीर बहुटी रह रह कर उस जंग खाए हुए लोहे की लाइन को पार करने की कोशिश कर रही थी और बार बार फिसल कर गिर जाती थी। लिली थोड़ी देर तक उसे देखती रही और फिर बहुत उदास होकर कम्मो से बोली, कम्मो रानी, अब उस पिंजरे से निस्तार नहीं होगा। कहाँ ये घूमना फिरना, कहाँ तुम। कम्मो जो एक घास की डंठल चबा रही थी तमक कर बोली, देखो लिल्ली गोरी, मेरे सामने ये आंसुआ ढरकाने से कोई फायदा नहीं, समझी। हमें ये सब चोंचला अच्छा नहीं लगता। अरे दुनिया में सब लड़कियां तो पैदा होके ब्याह ही करती हैं, तुम ही अनोखी पैदा हुई हो क्या? और ब्याह के पहले सभी ये कहती हैं, ब्याह के बाद भूल भी जाओगी कि कम बखत किस खेत की मूली थी।
लिली कुछ नहीं बोली, खिसियानी सी हंसी हंस दी। दोनों सखियां आगे चली। धीरे धीरे लिली बीर बहुटियां बटोरने लगी। सहसा कम्मो ने उसे झाड़ी के पास खड़ी सांप की केंचुल दिखाई और फिर दोनों एक बहुत बड़े अमरूद के बाग के पास आई और 2-3 बरसाती अमरूद तोड़ कर खाए जो काफी बकठे थे, और अंत में पुरानी कब्रों और खेतों में से होती हुई एक बहुत बड़े पोखरे के पास आई जहां धोबियों के पत्थर लगे थे। केंचुल, बीर बहुटी, अमरूद और हरियाली ने लिली के मन को एक अजीब सी राहत दी और रो रो कर थके हुए उसके मन ने उल्लास की तरफ एक करवट ली। उसने चप्पल उतार दी और भीगी हुई घास पर टहलने लगी। थोड़ी देर में लिली बिल्कुल दूसरी ही लिली थी, हंसी की तरंगों पर धूप की तरह जगमगाने वाली। और शाम को 5 बजे जब दोनों घर लौटी तो उनकी खिलखिलाहट से मोहल्ला हिल उठा और लिली को कसकर भूख लगाई थी। दिन भर घूमने से लिली को इतनी जोर की भूख लगाई थी कि आते ही उसने माँ से नाश्ता मांगा, और जब अपने आप अलमारी से कपड़े निकालने लगी तो माँ ने टोका कि खुद खा जाएगी तो तेरे ससुर क्या खाएंगे। तो हंसकर बोली, अरे उन्हें मैं बचा खुचा अपने हाथ से खिला दूंगी, पहले चख तो लो, कहीं बदनामी ना हो बाद में। इतने में मालूम हुआ कि वे लोग आ गए तो झट से वो नाश्ता छोड़कर अंदर गई। कम्मो ने उसे साड़ी पहनाई, उसे सजाया संवारा, लेकिन भूख इतनी लगी थी कि उन लोगों के सामने जाने से पहले वो फिर बैठ गई और खाने लगी। यहाँ तक कि कम्मो ने जबरदस्ती उसके सामने से तश्तरी हटा ली और खींच ले गई। दिन भर खुली हवा में घूमने और पेट भरकर खाने से सुबह लिली के चेहरे पर जो उदासी छाई थी वो बिल्कुल गायब हो गई थी, और उन लोगों को लड़की बहुत पसंद आई। और पिछले दिन शाम को उसके जीवन में जो जलजला शुरू हुआ था वो दूसरे दिन शाम को शांत हो गया। इतना कहकर माणिक मुल्ला बोले, और प्यारे बंधुओं, देखा तुम लोगों ने, खुली हवा में घूमने और सूर्यास्त के पहले खाना खाने से सभी शारीरिक और मानसिक व्याधियां शांत हो जाती है। अतः इससे क्या निष्कर्ष निकला? खाओ बदन बनाओ। हम लोगों ने उनके कमरे में टंगे फोटो की ओर देखते हुए एक स्वर में कहा। लेकिन माणिक मुल्ला, ओंकार ने पूछा, ये आपने नहीं बताया कि लड़की को आप कैसे जानते थे, क्यों जानते थे, कौन थी ये लड़की? अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि मैं कहानी का घटना काल भी 24 घंटे रखूं और उसमें आपको सारा महाभारत और इंसाइक्लोपीडिया भी सुनाऊं? मैं कैसे जानता था, इससे आपको क्या मतलब? हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि ये लीला वही लड़की थी जिसका ब्याह तन्ना से हुआ था और उस दिन शाम को महेश्वर दलाल उसे देखने आने वाले थे। आज का ये भाग यहीं तक। अभी आप भारती कुमारी से सुन रहे थे डॉक्टर धर्मवीर भारती के उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा का 7वां भाग। जल्दी ही मिलते हैं उपन्यास के अगले भाग के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।